नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है इस चैनल के माध्यम से। इससे पहले हम 4 क्लासें कर चुके हैं और आज की क्लास 5वीं क्लास है। और इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपने क्लासें देखी होगी। आज जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो विद्यार्थी पिछली 4 कक्षाओं में विज़िट कीजिए और उसमें जो टॉपिक करवाया गया है उसको पूरा कीजिए और नेक्स्ट क्लासें भी पूरी करें। और आज का सेशन हमारा रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं। बहुत सारी स्टूडेंट जो होते हैं सभी परीक्षाओं में, एक तो ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं में आता है और बहुत सारे पर्सन इसमें से उठते हैं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके क्या होती है प्रॉब्लम्स ये क्रिएट रहती है। कैसी प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ये होती है कि एक किताब से पढ़ें या 2 किताब से पढ़ें, कौन कौन सी किताब से पढ़ें। और जितनी भी किताबें होती हैं उनमें विशेषताएं जो अलग अलग दी होती हैं और कईयों में कम, कईयों में फिर और ज़्यादा उसमें। तो ऐसे करके यानी प्रत्येक विद्यार्थी की 5, अगर मान लो कि 5-7 किताबें हों उनके पास, तब जाकर के उनका जो सभ्यताओं का सभ्यता स्थलों के बारे में जानकारी, विशेषताएं जो होती है वो पूरी हो पाती है। और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो इन पूरी किताब बुक्स लेके नहीं आ पाते हैं और किसी के पास 1 होती है, 2 होती है और पूर्णतः ये अध्ययन नहीं हो पाता है और जो प्रश्न आने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस क्लास के माध्यम से मैंने 5 किताबों के अध्ययन करके और आपके लिए ये यानी पूरा एग्रीगेट करके और ये कोर्स लेके, ये टॉपिक लेके आया हूँ। और इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं कि देखो कक्षा 6 की किताब ये आपको दिख रही होगी। कक्षा 6 की किताब, इसमें से सभ्यता स्थल है उनके बारे में भी अपने विशेषताएं उठाइए। और उसके बाद में कक्षा 9 की किताब, ये पुराने वाली जो है ना राजस्थान अध्ययन, कक्षा 9 की किताब है, इसमें से भी अपने को ये जो राजस्थान जो टॉपिक है सभ्यता स्थल उनको उठाया है। और उसके बाद में कुछ सभ्यता स्थल इसमें से दिए गए थे, कुछ विशेषताएं ऐसे दी गई थी। कक्षा 10 की किताब उसमें भी दी गई थी, इसमें भी उठाए हैं। और बहुत सारी जो किताबें हैं उनको अध्ययन करके उसके बाद में ये अपने टॉपिक तैयार किए हैं। और इसी के माध्यम से ये पूरी क्लासें लगभग आपकी 4-5 घंटे की हो जाएगी। और ये क्लास जो है ना, आज की क्लास छोटी है, ऐसे मतलब घबराओ मत, 4-5 घंटे की। पर ये है कि अपने जैसे मान लो कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे और इसको एग्रीगेट करके भी इसको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। और जब जब पेपर होंगे, एक बात इससे यानी जब जब पेपर होंगे तब तब ये अगर क्लास करते हो तो इसमें से कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आप इस तरीके से अगर मान लो ये क्लास पूरी कर लेते हो और ये जो सारे प्रश्न पढ़ लेते हो और ये पूरा जो विश्लेषण आप कर लेते हो, और करने के बाद में अगर मान लो कि आपने से कोई भी प्रश्न ऐसा छूटेगा नहीं। और पिछले कई एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आया है ना, तो वो इसी में से यानी अपने शामिल कर लिया है। और इसके अलावा जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी अपने कवर करते जा रहे हैं। और कोई भी ऐसी विशेषताएं जो है छूट नहीं ना जाए, इसलिए अपने क्या करते हैं कि सारी किताबों में जितनी भी निचोड़ निकालना था वो निचोड़ निकाल करके आपके सामने यानी एक क्लास के माध्यम से या अपने जो जितनी क्लास में एक यानी टॉपिक के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो किसी भी प्रकार की यानी आपको 5-6 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसके माध्यम से पूरा सिलेबस कर लो। ये इस टॉपिक का यानी इस जो प्राचीन सभ्यता स्थल है ना उनका टॉपिक का यानी पूरा कवर आपको मिलेगा, प्रश्नोत्तर सहित है। और कोई भी एग्जाम कवर, जैसे मान लो कि सारे एग्जाम है ना वो कवर करेंगे। जैसे मान लो RAS का एग्जाम है, बड़ी से बड़े एग्जाम राजस्थान का, वो भी इसमें से कवर होगा। और बाकी जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीड जितने भी हैं, यानी यहाँ ऐसा एग्जाम जिसमें सभ्यता स्थल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इसमें से कवर हो जाएंगे। और बाकी जो वर्तमान में अभी जो BSTC का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हिंदी के प्रश्न और बाकी सभ्यता यानी राजस्थान की संस्कृति के और राजस्थान की सभ्यता के बारे में अगर प्रश्न आए तो इनमें से कोई नहीं छूटेगा और इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपकी 3-4 क्लासें जो होगी ना, ये अच्छे से आप लगा लोगे। उसके बाद में यानी एक खास बात ये है कि इसमें से आप पढ़ोगे ना साथ साथ में, और पढ़ने के साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। ये आपके यानी ये इस क्लास की विशेषता मान लो आप कि साथ साथ में पढ़ोगे और साथ साथ में दोहराव करोगे और साथ साथ में आप याद भी हो जाएंगे। उसके बाद में आप प्रश्नोत्तर करोगे तो फिर इसके बाद में फिर आपको यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस रिपीट हो जाएंगे और रिपीट होते होते याद हो जाएंगे और आपको कहीं भी यानी कोई भी प्रश्न आएगा आपका छूटेगा नहीं और गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आज अपने पढ़ेंगे बागुर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। और इसी के माध्यम से ये सारे एग्जाम कवर करेंगे और आगे चलते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल।
राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में बात करते हैं तो ये सभ्यता स्थल यानी सभ्यता विकसित कैसे हुई और कैसे ये यानी क्रिएट हुई, इन्हीं के बारे में अपने जैसे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई और मानव ने सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ किया और स्वयं के बारे में सोचते सोचते उसके बाद में फिर ये दूसरों के बारे में उसने सोचना प्रारंभ किया और दूसरों के बारे में सोचने के बाद में समूह के बारे में ये सोचना प्रारंभ कर दिया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ ये सभ्यता का विकास हुआ। समय के साथ सभ्यताएं विकसित हुई व नष्ट भी हुई, यानी समय के साथ में विकसित भी हुई और नष्ट भी हुई सभ्यताएं, और आज जो हम इन सभ्यताओं का ही परिणाम है। राजस्थान में विकसित सभ्यताओं के बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है, यानी सभ्यताओं के बारे में, किसके बारे में, सभ्यताओं के बारे में, और किसके माध्यम से, यानी उत्खनन में जो सामग्री मिली है अपने को, इसी सामग्री के माध्यम से ही अपने जान सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास मिला है। प्राचीनतम साक्ष्यों में क्या मिला है अपने को, आवास मिला है, लकड़ी मिली है, अनाज मिले हैं और हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण, ये प्रमुख है। ऐसे जो चीज़ें मिली हैं उन सभी में ये चीज़ें प्रमुख हैं और इन प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरण जो है ना वो सर्वाधिक मिले थे। पत्थरों के उपकरण सर्वाधिक मिले, इसलिए इसको यानी इस काल को अपने क्या नाम दिया गया, प्रस्तर युग कहा गया था या पाषाण युग या प्रस्तर युग कहा गया था। यानी ये पत्थरों के उपकरणों की संख्या इसमें सर्वाधिक है, यानी बहुत सारे उपकरण मिले हैं परंतु पत्थरों की सर्वाधिक संख्या होने की वजह से इस काल को अपने किस नाम से जाना गया, यानी प्रस्तर युग या फिर पाषाण युग, पाषाण युग के नाम से जाना गया था। अतः प्रारंभिक युग को पाषाण युग के नाम से जाना गया। अब अपने बात करते हैं पाषाण युग की, यानी पाषाण काल की। पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो है पूर्व पाषाण काल और दूसरा इसमें मध्य पाषाण काल और तीसरा इसमें उत्तर पाषाण काल या फिर इसको बोलते हैं नव पाषाण काल। उसके बाद में पाषाण युग के बाद में आता है धातु युग, जो धातु काल में जो धातु युग आता है। धातु काल में पहले तांबे का प्रयोग और तांबे और कांस्य का प्रयोग, उसके बाद में फिर लोहे का प्रयोग आता है। तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं मिली है, उन सभी वस्तुओं के बारे में अपने ये पता लगा सकते हैं कि तांबे का प्रयोग कब हुआ था और उसके बाद में यानी कांस्य का युग कब आया था, लोहे कालीन जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो कब आई थी। अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व यानी राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। यानी 2-1.5 लाख वर्ष पूर्व की बात करें तो मानव संस्कृति राजस्थान में यानी संस्कृति विद्यमान थी। अगर पुरानी संस्कृति में से अगर कोई वस्तु मिली है या कोई उपकरण मिला है तो उन उपकरणों में से बात करते हैं सबसे पहले यानी हस्त कुठार की। हस्त कुठार यानी सर्वाधिक जो राजस्थान में, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो भी सभ्यता स्थलों में अपने जो औजार मिले हैं उन औजार में यानी एक अपने को मिला है हस्त कुठार। ये हस्त कुठार जो था ये किससे बना हुआ था, ये पत्थर का है, क्योंकि पाषाण काल की बात हो रही है तो इसमें पत्थर की मिलेगी कोई भी चीज़, जो पत्थर की मिली है तो ये पाषाण यानी पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार मिले हैं। और ये किसने खोज निकाली है, ये 1870 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से ये खोज निकाली है। तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से ये एक जो अपने पत्थर से बनी हुई हस्त कुठार, इसे बोलते हैं हाथ से यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स बोलते हैं इसको, इसकी खोज की थी। ये प्राचीन, ये सभ्यता नहीं है परंतु यहाँ पर उपकरण मिले थे इसलिए ये प्राचीन सबसे माना जाता है उपकरण। मध्य पाषाण की बात करते हैं यानी पूर्व पाषाण हो गया, देखो ये पूर्व पाषाण। उसके बाद में अपने बात करते हैं मध्य पाषाण की। तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी है, ठीक है, उसकी सहायक नदियों और चित्तौड़ की बेड़च नदी है, ठीक है, घाटी यानी बेड़च नदी। और उसके बाद में विराटनगर है कि यहाँ से यानी लूणी से और बेड़च से और विराटनगर से ये मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो मिलते हैं, मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण हैं वो मिलते हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये छोटे भी थे, हल्के भी थे और कुशलता पूर्वक निर्मित थे। और ये उपकरण किससे बने हुए थे, ये पत्थरों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे, ये पत्थरों से बने हुए थे। उन पत्थरों का आज अपने किस नाम से जानते हैं, उन पत्थरों को अपने बोलते हैं जेस्पर और एगेट और चरट, कार्नेलियन और क्वार्टजाइट और कल्सेडोनी आदि पाषाणों के नाम हैं। ये पाषाणों पत्थरों के नाम हैं।
ठीक है ना। तो ये इस काल के उपकरण जो छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे ना, वो इन पाषाणों से बने हुए थे। इन पाषाणों मतलब जेस्पर, एगेट, चर्ट और कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कल्सेडोनी। ऐसे भी पूछा जा सकता है भी आप, यानी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जेस्पर, एगेट, चर्ट और कार्नेलियन या क्वार्टजाइट या कैल्सेडोनी ये मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी मिले औजार है या यानी लोहे से बने हुए औजार है, या फिर ऐसे कोई वहाँ से विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये पत्थरों से बने हुए औजार है या उपकरण है। जिनमें क्या है कि ब्लेड है, पहले तो प्राचीन नाम नहीं थे परंतु आज अपने इसको कहते हैं, जैसे ब्लेड मिली है, और इग्रेवर है या ट्राइंगल है, और क्रेसेंट है, और ट्रेपेज और स्क्रैपर और पॉइंटर, ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को अपने क्या किस नाम से जानते हैं, यानी लघु पाषाण। और इनको अगर मान लो कि अपने यानी स्टडी के अध्ययन से अपने बात करें तो माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है इनको, ठीक है, लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ कहा जाता है इनको, ठीक है, याद रखोगे। यानी माइक्रोलिथ, अब इसमें से क्या आई, यानी मध्य पाषाण की बात आई, लोनी और बेड़च और विराटनगर, यहाँ से उसके बाद में ये पत्थर मिले, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कैल्सेडोनी, इस नाम से पत्थर मिले, उनके उपकरण ये बने हुए हैं। और बहुत सारे जो औजार ये उपकरण मिले, ये ट्रायंगल है या पॉइंटर है या स्क्रैपर है या ट्रेपेज है, ब्लेड है या फिर इग्रेवर है। और इन सभी छोटे छोटे उपकरणों को अपने लघु पाषाण जो अपने मिले ना, ये लघु पाषाण, ये सारे छोटे छोटे, तो इनको इस काल को अपने किस नाम से जानेंगे, इसको अपने जानेंगे माइक्रोलिथ के नाम से। किसके नाम से? माइक्रोलिथ के नाम से। फिर बात आती है नवपाषाण। नवपाषाण यानी उत्तर पाषाण काल की। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी यानी नवपाषाण उत्तर जो पाषाण काल है उसकी सभ्यता के उदय हुआ था। उन्हीं में से यानी जैसे अजमेर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, उदयपुर, चित्तौड़ आदि यानी जोधपुर, यहाँ से ये नवपाषाण काल के यानी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर बात आती है पाषाण काल के बाद में धातु काल, यानी धातु युग। इसमें धातु में सबसे पहले यानी तांबे का प्रयोग हुआ था। यानी लोहे तो बहुत बाद में आया था, लोहे तो बहुत लेट आया था। अभी वर्तमान में लोहे का जो उपयोग इतना यानी चरम सीमा पर हो रहा है, तो ये मतलब जैसे मान लो कि अब वर्तमान में आया, और इसके बाद में यानी तांबर, उससे पहले जो होता था तांबे का प्रयोग, यानी तांबर और जो पत्थर उनका उपयोग, उसके बाद में तांबर और कांस्य का उपयोग होने लगा। ये काल जो है ना, ये धातु काल के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्रकाल, ताम्र पाषाण और ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में, राजस्थान की प्राचीन या ताम्रकालीन कौन सी संस्कृति? ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में से कौन कौन से हैं? कौन सी है? एक तो ध्यान रखोगे आप, ताम्रकालीन है। अब इनके सभी के नाम पढ़ेंगे ना, तो ये सारे सारे ताम्रकालीन है, न कि ये लोहेकालीन है। तो ये ताम्रकालीन है, अच्छे से आपको इनको याद रखोगे। और गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये सीकर में, यहाँ सीकर में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो जिला बनने के बाद में ये नया जिले में आ गई है, और इसका नाम अपने नीम का थाना। अब ये नीम का थाना में है गणेश्वर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलून राजसमंद में, आहड़ व जाडोल ये उदयपुर में है, और पिंड पांडलिया या पिंड पाडलिया ये है अपने चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में। याद रखोगे ये सारी, और जब याद रखेगी तो ये अपने याद रहेगी ना, तभी ये अपने समझ पाएंगे इसको, और याद रहेगी तो अपने सही प्रश्न कर पाएंगे। नहीं तो ये जैसे मान लो कि पढ़ लिया, उसके बाद में फिर भूल गए, फिर दोबारा याद करने के लिए बैठ गए, तो फिर मतलब नहीं रहेगा इस चीज़ का। गणेश्वर सभ्यता यानी नीम का थाना में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलून राजसमंद में है। हर एक जिले का, हर एक विशेषताओं का यानी बार बार अध्ययन करेंगे तो याद रहेगी अपने। आहड़ और जाडोल ये उदयपुर और पिंड पांडलिया यानी चित्तौड़गढ़ में है, और कुराड़ा नागौर में है, और साबणिया और पुगल ये पुगल और साबणिया ये बीकानेर में है। नंदलालपुरा और किराड़कोट और चीथवाड़ी ये जयपुर में है। ये नंदलालपुरा और किराड़कोट यानी नंदलालपुरा और चीथवाड़ी और किराड़कोट और नंदलालपुरा ये जयपुर में है। एलाना, ये एलाना जो है सभ्यता ये जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली सवाई माधोपुर में है। ये देखो कोल माहौली ये सवाई माधोपुर में है, और मल्ला है भरतपुर में है ये सभ्यता। और ये सारी, ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये सारी सभ्यता है ताम्रकालीन सभ्यता। कौन कौन सी है? ताम्रकालीन सभ्यता है। तो धातु काल की बात आ गई, और धातु काल में ताम्रकाल की बात आ गई।
उसके बाद अपने बात करते हैं लोहे काल की। अब तांबे के बाद में किसका प्रयोग, अब लोहे का काल, यानी लोहे का प्रयोग होने लगा। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात यानी किसका ज्ञान हुआ मनुष्य को, लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना है। लोहे के विकास ने ही आज इतना परिवर्तन ला दिया है कि अपने जितने भी बड़े बड़े औजार बना रहे हैं, बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं, बहुत सारी यानी जितने भी उपकरण बना रहे हैं वो सारे सारे आज विश्व में लोहे के ही यानी आने के बाद में ये युगांतरकारी घटना हुई है। और इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ा दिया। कृषि यानी जब लोहे का उपयोग होने लगा उसके बाद में ही अपने क्या है ये कृषि उपकरणों या हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ा करके आज जो कृषि वर्तमान में हुई है यानी इतनी विकसित हुई है कृषि, तो ये किसके कारण हुई है, लोहे की वजह से। अगर मतलब इतनी पक्की ज़मीन को खोदना और इसकी खुदाई करना ये सब चीज़ें लोहे के औजारों से ही ये धीरे धीरे विकास हुआ है इसका। तो इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता, हथियार बढ़े और कृषि के उपकरण बने और ये सारी गुणवत्ता जो बढ़ाने का काम किया है वो किसने किया है, लोहे ने किया है। ऐसी सभ्यताएं यानी उन सभ्यताओं के बारे में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी लोहेकालीन सभ्यता मिली है, तो इसमें कौन सी है, एक तो नौ है ये जो भरतपुर में है, और जोधपुरा सभ्यता ये भी अपने जयपुर में है, और सुनारी सभ्यता ये अपने हैं झुंझुनू में, और रेड ये यानी टाटानगर बोलते हैं इसको। तो टाटानगर मतलब जमशेदपुर जो है ना उसका नाम प्राचीन नाम यानी जमशेदपुर का नाम टाटानगर है, यानी रतन टाटा ने बसाया था। स्टील जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर बड़ा, और उसके बाद में आज वर्तमान में टाटानगर है। उसके बाद में ये उस टाइम यानी प्राचीन भारत का टाटानगर हुआ करता था, इसलिए रेड को टाटानगर के नाम से जानते हैं। और आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार एवं उपकरण मिले हैं। तो ये लोहे संस्कृति से संबंधित है, ध्यान रखें भाई ये, यानी लोहे और जोधपुरा, सुनारी और रेड ये जो टोंक में है, नोहे भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, और रेड टोंक ये आदि स्थान जो है ना ये लोहे संस्कृति से संबंधित है। नोहे से प्राप्त यानी नोहे भरतपुर से प्राप्त यानी लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखो कितना बढ़िया प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करने वाली जो सभ्यता है वो कौन सी है, ये है अपने नोहे भरतपुर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये नोहे भरतपुर वाली सभ्यता। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है, यानी लोहे को गलाने की भट्टियां जो मिली है वो कहाँ से मिली अपने को, ये मिली है लोहे को गलाने की भट्टियां ये मिली है जोधपुरा और सुनारी से। यानी अपने को लोहे गलाने की, लोहे से पहले कौन सी धातु थी, लोहे से पहले थी तांबा, और तांबे गलाने की भट्टियां भी मिली है अपने को। आर्य सभ्यता आगे पढ़ेंगे इसमें, वो अपने उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे ना तब सारे आ जाएंगे प्रश्न इसमें से। तो अब अपने यानी जोधपुरा और सुनारी से लोहे की गलाने यानी लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है। अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों से अवशेष मिले हैं। रेड को लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण, यानी रेड जो टोंक वाला है यानी लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन राजस्थान के टाटानगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में टाटानगर जो जमशेदपुर है इसका नाम है, ठीक है ना, और इसीलिए इसको प्राचीन भारत की बात करें तो ये रेड को अपने बोल सकते हैं। लोहे काल के पश्चात भारत के अनेक भागों में या अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी यानी स्लेटी रंग की चित्रित मृद मांड संस्कृति, स्लेटी रंग यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ये PGW इसको यानी चित्रित मृद मांड संस्कृति, स्लेटी रंग की चित्रित मृद मांड संस्कृति का उदय हुआ लोहे काल के पश्चात। पाषाण धातु युग, उसके बाद में धातु युग में भी पहले तांबा, उसके बाद में लोहा, उसके बाद में फिर यानी अपने को मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन है वो मिलने लगे, और वही कौन से रंग के, स्लेटी रंग के। इसलिए इस संस्कृति के अवशेष, अब इस संस्कृति के कौन से चित्रित मृद भांड की संस्कृति के अवशेष जो मिलते हैं वो अपने को मिलते हैं विराटनगर में, जिसको बेराठ बोलते हैं, और जोधपुरा यानी जोधपुरा संस्कृति यानी जोधपुरा जो लोहकालीन है इसमें मृद भांड वाली जो संस्कृति है ना ये भी मिली है, स्लेटी रंग के मृद भांड है ये भी मिले हैं यहाँ पर। इसलिए जो इस संस्कृति का संबंध यानी विराटनगर से है, और जोधपुरा जयपुर से है, और सुनारी से भी मिलता है, और नोहे भरतपुर से भी मिलता है। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। कितने ईसा पूर्व, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है।
तो राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग प्रारंभ होता है। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद में यानी जो सभ्यता यानी जो मौर्यकालीन जो काल आया, उसके बाद में फिर वैदिक युग, उसके बाद मौर्यकालीन सभ्यता, फिर गुप्तकालीन सभ्यता। तो इसमें यानी आज वर्तमान तक अपने ये जो इतिहास पहुंचा है, इस इतिहास यानी ये पूर्व ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल की ये बातें हैं। और उसके बाद में ये चीज़ें हुई और उसके बाद में यानी इतिहास, राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक जो युग है वो प्रारंभ होता है। अब ये सारी राजस्थान की बातें और ये भी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं अब अपने पढ़ते हैं। जिससे सारी विशेषताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद में अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं यानी सबसे पहले अपने बात करते हैं बागोर की। बागोर सभ्यता की बात करें तो अपने बागोर सभ्यता यानी पाषाण युग की। पाषाण युग का मतलब जैसे मान लो कि पाषाण में अपने 3 काल पढ़े थे, 3 काल पढ़े हैं पाषाण में। तो पाषाण में अपने 3 काल पढ़े हैं। तीनों कालों में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बहुत कम अवशेष मिले हैं। पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये कुठार जो अपने बात की थी, जो हैंड एक्स की बात की थी, जो कुठार हस्त कुठार वाली, वो पूर्व पाषाण का हो सकता है। और इसके बाद में अपने सभ्यता के बारे में बात करें तो सभ्यता अपने को मिलती है प्राचीन सभ्यता, ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। और ये पाषाण कालीन सभ्यता है। और पाषाण काल में भी कौन सी सभ्यता? मध्य पाषाण काल की है। तो कांस्य युगीन एवं ताम्र युगीन मानव सभ्यताएं यानी कांस्य युगीन और ताम्र युगीन मानव सभ्यताएं कालीबंगा प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये पाषाण कालीन सभ्यता आएगी, ये भी मध्य पाषाण काल का बागोर। उसके बाद में नंबर आता है यानी किसका? पाषाण काल के बाद में कांस्य युगीन का। किसका आता है? कांस्य युगीन एवं ताम्र युगीन मानव सभ्यताएं। इसमें कौन कौन सी है? कालीबंगा है, आहड़ है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, गिलूंड सभ्यता है राजसमंद में, और ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में, लाछुरा सभ्यता है वो ये भी भीलवाड़ा में है, और बालाथल जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है, और गणेश्वर सभ्यता ये है अपने नीमका थाना में, और रंगमहल है ये हनुमानगढ़ में। ये कौन सी है? कांस्य युगीन एवं ताम्र युगीन मानव सभ्यताएं हैं। इसमें ये सभ्यताएं यानी मुख्य सभ्यताएं ये इसमें नाम दिया गया। और बहुत सारी और भी छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में अपने विस्तार से थोड़ा बहुत इसमें दे रखी विशेषता, उनके बारे में अपने बात करेंगे। लोहे युगीन मानव सभ्यताएं, लोहे युगीन मानव सभ्यताएं अब आती है पाषाणकालीन, कांस्य युगीन यानी ताम्र युगीन आ गई। उसके बाद में कौन सा आता है? कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था यानी होने लगा उसमें? लोहे युगीन मानव सभ्यताएं। इसमें कौन कौन सी सभ्यता आती है? नोह है मतलब नोह है भरतपुर, नोह है भरतपुर। उसके बाद में बेराट, ये है अपने कोटपुतली बहरोड। ये देखो बेराट सभ्यता जो थी ना, ये जयपुर में थी, नए जिले बनने के बाद में ये कोटपुतली बहरोड में आ गई है, ठीक है ना। अब नगरी ये चित्तौड़गढ़ में है, फिर जोधपुरा ये जयपुर में है, और सुनारी ये देखो खेतड़ी जो स्थान है ना उसमें है ये सुनारी, ठीक है। झुंझुनू पहले झुंझुनू में काउंट होती थी, अब ये खेतड़ी में काउंट होगी, ठीक है ना। तो सुनारी ये किस में है? यानी खेतड़ी में। तिलवाड़ा बाड़मेर में, और रेड ये तो टोंक में है ही। तो इसी के साथ यानी बाकी जो अन्य सभ्यताएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, पाषाणकालीन सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ेंगे अपने कौन सी? बागोर वाली। कांस्य युगीन एवं ताम्र युगीन मानव सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उसमें ये 5-7 सभ्यताएं, ये जो कालीबंगा, आहड़ और गिलूंड और ओजियाना, लाछुरा और बालाथल, गणेश्वर, रंगमहल ये पढ़ेंगे, और एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे आगे। और लोहे युगीन मानव सभ्यता है इनमें, यानी जो नौ है बेराट और नगरी और जोधपुर नहीं जोधपुरा है ये, सुनारी और तिलवाड़ा और रेड, इन सभी के बारे में बात करते हुए अन्य सभ्यता भी अपने इसमें अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाणकालीन मानव सभ्यता यानी स्टोन एज सिविलाइजेशन। इसमें बागोर सभ्यता किसका नाम आता है? बागोर सभ्यता का नाम आता है। बागोर सभ्यता यानी मध्य पाषाणकालीन है। स्थान कौन सा इसमें? भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा जिले में है ये, मांडल तहसील में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ध्यान रखना भी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उत्खनन कार्य जो हुआ था वो वीएन मिश्र एवं डॉक्टर एल.एस. लेसनी, याद रखना भी इसको। उत्खनन कार्य वीएन मिश्र यानी बागोर सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? वीएन मिश्र। और इसी के साथ में डॉक्टर एल.एस. लेसनी के निर्देशन में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 67-68 यानी 1967 से लेकर के 70 तक। खुदाई स्थल का
मतलब खुदाई स्थल को अपने किस नाम से जानते हैं? महासतियों के टीलों के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है। महासतियों का टीला किस सभ्यता के बारे में कहा जाता है? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला यानी ये अपने कहते हैं बागोर सभ्यता को। याद रखना, हर एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे मतलब स्किप नहीं करने कोई भी चीज़ को। ऐसे नहीं है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उनका काम पढ़ाना है, ये नहीं है। आपका काम पढ़ना है और हर एक चीज़ को पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि अपने हर एक चीज़ को, यानी हर एक, इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़े तो आप पढ़ो, परंतु ये भी आपके लिए कम है, ऐसा मान के चलो ये भी कम है, इसके लिए और सोर्स मिलते हैं तो भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। परंतु ये मतलब इतनी किताबों से लेकर के आए फिर भी यानी कम पढ़ने वाली चीज़ें है नहीं। यहाँ प्रागैतिहासिक काल की यानी मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 से 5 हज़ार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5 हज़ार ईसा पूर्व के सामने यानी पूर्व के माने जाते हैं। और यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों की आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं। यानी बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण, बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं यहाँ पर, और ये आखेटक होने के यानी शिकारी होने के ये प्रमाणित करते हैं। शिकार करते थे उस टाइम, उस समय में, तो निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणित करते हैं, इसलिए आखेटक का मतलब शिकार करने वाले। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण यानी छोटे, और वो भी यानी पत्थरों से बने हुए उपकरण मिले हैं। बागोर सभ्यता की बात हो रही है। इसके बाद में और बात करते हैं बागोर सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण। काल विभाजन के क्रम में बात करें तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, और द्वितीय चरण यानी द्वितीय चरण में 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ये बागोर सभ्यता में। और तीसरा चरण इसमें 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक या प्रथम सदी तक। यहाँ पर पाषाण उपकरणों को स्फटिक, क्वार्ट्ज यानी जो एवं चर्ट, ये पत्थरों के नाम में भी पत्थरों यानी स्फटिक और चर्ट पत्थरों से बनाया जाता था। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, स्फटिक और जो चर्ट पत्थर है उनका प्रयोग कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो इनका प्रयोग अपने कह सकते हैं कि बागोर सभ्यता से संबंधित है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर चर्ट और जो स्फटिक के पत्थर थे उनसे ये क्या चीज़ें मिली अपने को? पृथुक यानी फ्लैक बोलते हैं इसको, और जो अपने फलक जो ब्लेड, और उसके बाद में अफखंड यानी चिप, और लघु अश्म यानी उपकरण, ये माइक्रोलिथ, ब्लेड, स्क्रैपर, अपने बेदक एवं चंद्रिका, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली है। कहाँ से? बागोर से। मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मानव का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, परंतु मानव के कंकाल के बारे में जानकारी मिली है। मानव कंकाल मिला बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता की द्वितीय चरण की खुदाई में केवल 5 ताम्र उपकरण मिले हैं। केवल कितने? 5 तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें एक सुई मिली है। क्या मिली है? एक तो सुई मिली है जो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, और एक कुंताग्र त्रिभुजाकार शस्त्र मिला है, यानी तिखा, जो आगे से तिखा हो, और ऐसे जो कुंताग्र यानी जो त्रिभुजाकार जो शस्त्र मिला है। सबसे प्राचीन पशुपालन अस्थियों के साक्ष्य मिले। देखो कितनी बड़ी विशेषताएं है ये। सबसे यानी प्राचीन, सबसे प्राचीन यानी पशुपालन, प्राचीन काल में पशुपालन के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, और सुई के अवशेष मिले हैं बागोर से। और भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन पाषाणी सभ्यता स्थल, यानी भारत का, अब देखो कितनी बड़ी विशेषता है, भारत का सबसे संपन्न यानी जो समृद्ध था, ठीक है, ऐसे पाषाणकालीन जो स्थल है या पाषाणी सभ्यता है वो कौन सी है? वो है बागोर सभ्यता। तो इसलिए याद रखना है आपको। और बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। कितनी बढ़िया बात लिखी गई है कि बागोर को आदिम संस्कृति यानी आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यानी जो मैं निशान लगा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं ये, और ये प्रश्न आए भी है। महासतियों का टीला आया हुआ है, मानव कंकाल ये नहीं आया हुआ, परंतु ये मानव कंकाल को ध्यान में रखना है आपको। एक सुई के प्रमाण ये भी मिले, ये भी आया हुआ है। सबसे प्राचीन पशुपालन अस्थियाँ, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न। और भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन पाषाणी सभ्यता स्थल, ये प्रश्न आने वाला है। और उसके बाद में आदिम संस्कृति का संग्रहालय, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ऐसे प्रश्न ऐसे नहीं है कि आए हुए हैं तो वो आएंगे नहीं, ये बार बार रिपीट होते हैं। और प्रश्न बनेंगे कहाँ से? सब चीज़ें अपने पढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा भी अपने प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका मतलब है अपने ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और एक किताब पर डिपेंड रह रहे हैं, एक किताब 2 किताब से डिपेंड रह रहे हैं अपने, यानी जैसे मतलब पूरा यानी सार अपने हर एक विद्यार्थी नहीं कर पाते, परंतु हमारे अगर मान लो चैनल के माध्यम से कोई भी प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी चीज़ है, तो एक किताब से नहीं होती है, इसमें बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके उसके बाद में आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे नहीं है कि एक किताब का कर लिया उसके बाद में चलो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने जो काम करेंगे तो उससे बना यानी जो उससे
विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को लाभ होना चाहिए। उत्खनन के तृतीय चरण में इसमें 500 ईसा पूर्व से यानी ईसा की प्रथम सदी में मानव संस्कृति में कृषि की प्रधानता, किसकी प्रधानता है? कृषि की प्रधानता। किसकी पढ़ रहे हैं? बागोर सभ्यता पढ़ रहे हैं अभी। तो कृषि की प्रधानता हो गई थी और यहाँ पर 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से स्पष्ट होता है, जिनसे स्पष्ट होता है कि शव को दक्षिण, जो शव था उसको दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व बीच में डैश लगा करके उत्तर पश्चिम में लेटाया जाता था। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इसका मतलब ऐसे लेटाया जाता था। दक्षिण पूर्व से उत्तर, यहाँ सिर था और इधर ये इसके मतलब पैर कह सकते हैं कि इधर ये पैर हुआ करते थे, इसलिए अपने इसको ऐसे शव को ऐसे लेटा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे लेटाया हुआ था और ये देखो अब ऐसे, मतलब ये शव को अपने कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व से ये उत्तर पश्चिम में लेटाया जाता था, इसलिए इनकी टांगें मोड़ दी जाती थी और पश्चिम में यानी टांगें मोड़ करके, इनकी टांगें ऐसे मोड़ करके और कर दी जाती थी। ये देखो टांगें मोड़ी हुई है, अब देखो चित्र तो ऐसे बनेगा और टांगें मोड़ दी जाती थी। वह तृतीय चरण के यानी उत्खनन में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तृतीय चरण के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो अपने बागोर सभ्यता के बारे में क्या पढ़ा? कृषि की प्रधानता, 5 कंकाल मिले, शव को ऐसे लेटाया जाता था यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लेटाया जाता था और इनकी टांगें मोड़ दी जाती थी। और तृतीय चरण के देखो, ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि हाँ ये प्रश्न ऐसे थोड़ी डीपली पूछेंगे टांगें मोड़ दी जाती, ऐसे प्रश्न ऐसी विशेषताएं पूछ करके ना प्रश्नों के यानी हार्ड बनाए जाते हैं और बहुत सारे यानी नई चीज़ें पूछ लेते हैं ऐसे। तो इन तृतीय चरण के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तृतीय चरण में मृद यानी तृतीय चरण के मृद भांड पतले और टिकाऊ थे, पतले और टिकाऊ, चाक के बने हुए थे, चाक मिट्टी के बने हुए थे। आभूषण, देखो सबसे बड़ी विशेषता ये है, देखो आभूषण जो मिले हैं ना, आभूषण वाली सभ्यता कौन सी है? तो आभूषण वाली सभ्यता के बारे में बात करें तो ये बागोर सभ्यता है। मोतियों के आभूषण मिले हैं, देखो आज अपने मोतियों की कितनी कीमत है, और मोतियों के आभूषण उस टाइम यानी तीनों स्तरों के उत्खनन में मिले हैं। मोती उस टाइम भी पहनते थे, आज जो अपने मोती के आभूषण है बहुत मुश्किल से अपने पहनते हैं, कोई अमीर परिवार के वही पहनते हैं, मोतियों मिलते हैं, परंतु उस टाइम में यानी हर एक लोगों के पास में मोतियों के आभूषण पहनने के लिए हुआ करते थे। और मोतियों के आभूषण तीनों स्तरों के उत्खनन में प्राप्त हुए। मकान द्वितीय और तृतीय चरण में मकान पत्थर के बने हुए थे। मकान किससे बने हुए थे? ईंटों के नहीं बने हुए थे, ये पत्थर के बने हुए थे। फर्श समतल था। और बागोर में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेषों के अलावा लोह युग के उपकरण भी यानी मिले हैं। तो बागोर में क्या मिला? इसमें पाषाणकालीन तो है ही है, ये मध्य पाषाणकालीन है। उसके बाद में और जो खुदाई के स्तर मतलब जो स्तर थे वो यानी पहले जो निचले स्तर थे वो अपने मिले पत्थर के, उसमें पत्थर के अवशेष मिले। उसके बाद में जो ऊपरी स्तर थे उनमें अपने लोहे के अवशेष या लोहे युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर से प्राप्त मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी? तांबे की छिद वाली सुई, ये पढ़ लिया। लघु पाषाण उपकरण, ये विशेषताएं हैं इनकी, ये पढ़ लिया। कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ये पढ़ लिया। मृद भांड के अवशेष, धातु वस्त्र, आभूषण। आभूषण की जब भी बात आए ना तब बागोर सभ्यता अपने याद रखना भी, आभूषण की जब भी बात आए तो बागोर सभ्यता के बारे में मोतियों के आभूषण, ये चीजें आनी है। बागोर सभ्यता संबंधित भोजन सामग्री ये सब मिली है। और मृत पशुओं के अवशेष यानी जो मृत पशु यानी पशुपालन उसकी अस्थियों के अवशेष जो मिले हैं वो अपने को बागोर सभ्यता में। अपने निवास स्थान पर देखो कितनी बड़ी विशेषता है, अपने निवास स्थान पर दफनाया गया मृत शरीर का ढांचा, ये मिले अपने को बागोर सभ्यता से। फिर बात आती है ताम्र कांस्य काल। अब आती है ताम्र कांस्य काल की। पाषाण युग निकल गया, उसके बाद में मध्य पाषाण काल में बागोर सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में अगला जो काल आता है वो पाषाण यानी ताम्र का जो कांस्य काल है, उसमें बात आती है यानी मानव ने पहले शिकार करना सीखा, उसके बाद में पशुओं को पालना सीखा, उसके बाद में धीरे धीरे यानी पशुओं के माध्यम से उनकी हेल्प से यानी कृषि कार्य करना सीख लिया। पत्थर के स्थान पर अब उसने क्या कर दिया? धातु का प्रयोग करने लगा। और धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था सबसे पहले, यानी धातु में सबसे पहले यानी किसका प्रयोग किया था? तांबे का उपकरण, यानी तांबे के उपकरण बनाने लगा। परंतु तांबे के उपकरण इतने हार्ड यानी इतने कठोर नहीं हो पाते हैं ताकि वो जो मतलब जो कठोर काम है वो नहीं कर पाते हैं तांबे के उपकरण, इसलिए धीरे धीरे ये विकास यानी लोहे की खोज में लगा और ये लोहे की खोज पर जाकर ये समाप्त होते हैं। तो धातुओं में सर्वप्रथम यानी तांबे का उपकरण यानी तांबे का उपयोग प्रारंभ किया गया। इस प्रकार इस काल को अपने किस नाम से जानते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं या ताम्र सभ्यता कहा जाता है। मुख्यतः इसकी अवशेष यानी इसके अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से, गणेश्वर से मिले हैं और आड़ सभ्यता से मिले हैं मुख्यतः, और बाकी कहीं और जगह में मिले हैं परंतु मुख्यतः यहाँ से ये मिलते हैं।
आगे चलते हैं, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में पढ़े, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 6 क्लास की जो किताब दे रखी थी उसमें से ये सारी जो स्थान बता रखी है। पीलीबंगा कहाँ पर है? देखो पीलीबंगा ये है हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बड़ोपल, बड़ा पोल लिखा हुआ है इसमें, बड़ा पोल और बड़ोपल एक ही चीज़ है, ये हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा पोल लिखा हुआ है, बड़ा पोल कोई और बड़ा सारा पोल होगा, ऐसा नहीं है। बड़ा पोल यहाँ अपने स्थानीय भाषा में अपने कह देते हैं बड़ोपल, तो बड़ोपल और बड़ा पोल ये की चीज़ है, ये हनुमानगढ़ में। सुनारी ये कालीबंगा ये भी हनुमानगढ़ में। तो ध्यान रखना भी सारे ये जितने भी स्थल है, ये बड़ा पोल और या बड़ोपल या फिर रंग महल, पीलीबंगा और कालीबंगा, ये सारे सारे हनुमानगढ़ में है। और सोंती सभ्यता है ये बीकानेर में है। और बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता है। और बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। नगर सभ्यता, देखो नगरी और नगर दोनों में अंतर है। नगर सभ्यता वो टोंक में है और नगरी सभ्यता ये अपने चित्तौड़गढ़ में है। रेड जो टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर यानी ये है टोंक में। और दर सभ्यता ये भरतपुर में है। और बेराट सभ्यता विराटनगर जिससे अपने बोलते हैं अपने कोटपुतली बहरोड में। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, अभी सीकर में दे रखी है परंतु ये नीम का थाना में। सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में यानी खेतड़ी। चलते आगे, अब कालीबंगा का अध्ययन करते हैं। बस थोड़ी सी ज़्यादा इसमें लंबी वीडियो नहीं है परंतु ये अब कालीबंगा का अध्ययन करने हैं। उसके बाद में इस वीडियो में अपने इस क्लास में जो अपने बात करेंगे ना वो कालीबंगा बागौर सभ्यता और उसके बाद में कालीबंगा, बस। और बागौर सभ्यता की बात हो गई पूर्ण, अब कालीबंगा स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा का बहुत बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि इसका जो काल है ना वो कौन सा है। ये 2350 ईसा पूर्व से लेकर के और ये अपने माना जाता है 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप नोट कर लेना। कोई भी एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है और मिलान में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका नामकरण जो हुआ है वो यानी खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ मतलब काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी खुदाई में, इसलिए यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया कालीबंगा। चूड़ियों को अपने जो यहाँ की स्थानीय भाषा या पंजाबी भाषा में बंगा कहते हैं, इसलिए काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कालीबंगा नाम पड़ गया। तो राजस्थान में इस सभ्यता का ज्ञान सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP तेसी तोरी को हुआ था। इस सभ्यता का यानी कालीबंगा सभ्यता ने इसका ज्ञान जो हुआ था सर्वप्रथम किसको हुआ था, यानी कालीबंगा का सर्वप्रथम ज्ञान जो हुआ था LP तेसी तोरी को हुआ था। तथा इन्होंने इस स्थल को प्रागैतिहासिक काल का बताया था। इस स्थल को किसके नाम से जाना यानी बताया था, यानी तेसी तोरी ने ये प्रागैतिहासिक काल स्थल बताया गया था। इसके बाद में पहली बार सन 1952 में, देखो सन 1952 में, याद रखना भी कालीबंगा से यानी प्रश्न ऐसे बनते हैं कालीबंगा से, ये जो ऐसे काली चूड़ियाँ वगैरह ये जब नहीं बनते हैं परंतु ये अमलानंद घोष का ये प्रश्न बनता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया, रिपीट भी होता है। और इसके बाद में ये काल पूछ लिया, ये यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। और एक 1952 ये वाला पूछ लिया, यानी अमलानंद घोष ने यानी उत्खनन का ये खोज कब की थी, तो अमलानंद घोष ने यानी 1952 में खोज की थी। RBC यानी जो अपने राजस्थान अध्ययन है उसमें तो 1952 दिया गया और RBC की किताब में ना उसमें 1951 दिया गया। तो दोनों याद रखना आपको, ऑप्शन में अगर दोनों ही आते हैं तो अपने क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा प्रश्न जो है ना कई बार देते नहीं है परंतु दे भी देते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन यानी रेट लगाने के यानी पूरे चांस बने रहते हैं। इसलिए 1952 और 1951 RBC की किताब में 1951 दे रखा है, राजस्थान अध्ययन में 1952 उन्हीं की किताब है, उन्हीं बोर्ड के द्वारा विकसित की गई किताब है ये, फिर भी यानी उनमें दोनों में अलग अलग दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अमलानंद घोष ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से के रूप में पहचाना। सिंधु घाटी सभ्यता अमलानंद घोष ने किस नाम से पहचाना इसको, यानी तेसी तोरी पहचानते हैं इनको। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। और अमलानंद घोष है जो ये अपने कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में पहचाना और ये उसी के टाइम की सभ्यता है। बाद में सन 1961 में और खुदाई करते हैं इसकी या उत्खनन करते हैं। 1961 से लेकर के 1962 तक ये खुदाई चलती है। उसमें BB लाल, ये याद रखना है, BB लाल और BK थापर ने उत्खनन कार्य करवाया। आगे चलते हैं। ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये सभ्यता दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी में विकसित हुई थी। वर्तमान घग्गर नदी में, जो वर्तमान घग्गर नदी है प्राचीन काल में ये दृष्टवती या सरस्वती नाम से जानी जाती थी, इसलिए सरस्वती और दृष्टवती इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो इनका नाम आता है तो घग्गर नदी ही यानी उसके पेटे में अब घग्गर नदी बह रही है वर्तमान में। और ये हनुमानगढ़ जिले में अर्थात यहाँ सिंधु सरस्वती जो सभ्यता का काल एक नगर मिला है, यानी हनुमान यानी नगर मिला है कहाँ पर, कालीबंगा में। और यानी सिंधु सभ्यता के काल का एक नगर मिला है, इसलिए इसको जो अमलानंद घोष है ना ये कहते हैं कि इसमें सिंधु सभ्यता के काल की ये जो सभ्यता है।
ठीक है, और इसके किनारे यानी सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। नगर मिला था इसलिए इसे अपने किस नाम से जानते हैं? नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। जिनके मकान में नगरीय सभ्यता, इनके मकानों में ईंटों का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और मकान में मिट्टी की ईंटों को धूप में पका करके, विशेषताएं हैं सारी की सारी ऐसी विशेषताएं दोबारा, यानी नगर की बात आते हैं, नगरीय सभ्यता के बारे में बात आती है तो इसमें अपने बात करते हैं कालीबंगा के। और मिट्टी की ईंटों को धूप में पका करके, अग्नि में पका करके नहीं है, धूप में पका करके, आग में पकाई हुई जो ईंट थी ना, वो गिलुंड सभ्यता में मिलती हैं। आग में पकी हुई जो ईंटें हैं वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो गिलुंड सभ्यता में मिलेगी अपने को, और वो अपने आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यानी ये धूप में पकी हुई, किसमें? धूप में पका करके और प्रयुक्त किया जाता था, इसमें मकान बनाने के लिए काम में, यानी ईंटें लेते थे, वो अपने कालीबंगा में मिली। मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के तथा उनमें सुंदरता सुडौलता का अभाव था। मिट्टी के बर्तन तो मिले अपने को, और कैसे मिले? पतले मिले हैं, हल्के मिले हैं, तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का क्या था? अभाव था। ये प्रश्न एक वाक्य में यानी एक सेंटेंस देकर के ऐसे जो कौन सा कथन सत्य है, इनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक लाइन पूरी देकर के। यानी मिट्टी के बर्तन पतले हल्के तथा उनमें सुंदरता सुडौलता का अभाव था। क्या ये कथन कालीबंगा के संबंध में सत्य हैं? तो आपको ये क्या करना है? बिल्कुल, यानी अभाव था तो इसलिए मतलब ये सत्य है कथन। और ऐसे भी अपने कह सकते हैं अभाव कौन सा होता है, अभाव वाली इसमें लाइन थोड़ी लिखते हैं, परंतु ये लाइन यानी गहरे अक्षरों से लिखी गई है, ये प्रश्न यानी ऐसा बन सकता है। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर, यानी बर्तनों का रंग कैसा था? लाल, जिन पर काली सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन 2 कालों में कर सकते हैं अपने, यानी कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया था, जिनमें पहला टीला छोटा, पहला टीला क्या था? पहला टीला छोटा था, ठीक है, और अपेक्षाकृत क्या था? ऊंचा था, अपेक्षाकृत ऊंचा यानी ऊंचा था। पहला टीला जो था वो छोटा था और ऊंचा था, इसलिए वो एक नगर के रूप में, एक दुर्ग के रूप में था। छोटा था तो कम लोग रहते होंगे, कम लोग थे वो, यानी ज़्यादा लोगों पर शासन कर रहे होते, इसलिए शासक वर्ग रहा होगा। तो इसलिए पहला टीला उस पर छोटा था परंतु ये ऊंचा था, और इसमें माना जाता है कि यहाँ पर शासक वर्ग रहा करता था पश्चिम में, यानी ये पूर्व की बात है, ठीक है, और ये पश्चिम की तरफ गड्डी, यानी हाँ ये पश्चिम की बात है, पश्चिम की तरफ, यानी जो है ना पहला टीला छोटा था, ऊंचा था, और पश्चिम की तरफ ये गड्डी क्षेत्र या दुर्ग या शासक वर्ग इसमें रहा करता था, ऐसा माना जाता है। दूसरा टीला पूर्व में था, अपेक्षाकृत बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर आम जन सामान्य लोग रहते थे, और नीचा था, यानी जो ऊपर का टीला था उठा हुआ था वो उस पर, यानी जो शासक वर्ग या दुर्ग या गड्डी क्षेत्र ऐसे ये विकसित थे, और ये पूर्व की तरफ था बड़ा वाला जो है ना, और ये नीचा था, और ये जो पूर्व की तरफ है विकसित था। इसको अपने नगर कह सकते हैं या आम लोगों का ये टीला कहा जा सकता है। दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार पर कोटे से घिरे हुए थे। दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से, दोनों टीले थे वो सुरक्षात्मक दीवार यानी परकोटे से घिरे हुए थे, इसलिए सुरक्षात्मक प्रणाली का जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये प्रयोग होता है अपने कालीबंगा में, ठीक है। टीलों के 5 स्तरों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन 2 कालों में बांट सकते हैं। यानी कितने स्तरों में टीले का जो खुदाई का काम हुआ था वो कितने स्तरों पर हुआ था? 5 स्तरों में। पहला स्तर, यानी जैसे मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है, और ये मान लो कि ये ज़मीन है, उसके बाद में ऊपर वाला स्तर, उसके बाद में इसके नीचे वाला स्तर, उसके बाद में ये नीचे वाला स्तर, उसके बाद में ये खुदाई करते गए ये नीचे वाला स्तर। कितने स्तर हो गए? 1 और 2 3 4 और ये 5 स्तर। ये 5 स्तरों पर ये खुदाई हुई थी, ठीक है, और 2 कालों से संबंधित है, यानी प्राप्त सामग्री अध्ययन 2 कालों से संबंधित मानी जाती है। ऊपर वाले 3 यानी जो नए मिलेंगे वो ऊपर वाले होंगे ना, ये ऊपर वाले 3 ये नए होंगे, तो इसलिए ये हड़प्पा कालीन है। ये कौन से माने जाते हैं? हड़प्पा कालीन। और ये जो 2 है ये कैसे माने जाते हैं? ये पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा से भी पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा से पूर्व के माने जाते हैं, इसलिए प्राक हड़प्पा बोले जाते हैं इसको। इसके जो 2 नीचे वाले स्तर जो है ना, ये किससे माने जाते हैं? ये प्राक हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पा या कालीन सभ्यता के यानी अवशेष माने जाते हैं। निचले 2 स्तर, निचले 2 स्तर, ये देखो निचले 2 स्तर, ऊपरी 2 स्तर, 3 स्तर जो है ना ये माने जाते हैं हड़प्पा कालीन। अब देखो निचले 2 स्तर है ना, इनमें जो क्या क्या विशेषता अपने को मिली है, यानी निचले 2 स्तर है, यहाँ पर बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी। गंदे पानी की निकासी के लिए ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर कालीबंगा की,
ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर लकड़ी और ईंटों की नालियाँ, लकड़ी और ईंटों की नालियाँ। अब कहते हैं लकड़ी की जो इतने साल तक कैसे लकड़ी रह सकती है। बहुत सारी लकड़ी ऐसी जो होती है उनकी मिट्टी में कितने हज़ार साल तक पड़ी रहे, वो गलती नहीं है, किसी प्रकार से ख़त्म नहीं होती है, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। ऐसे यानी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। आज वर्तमान में अपने देखते हैं दीमक लग जाती है, ऐसी लकड़ी जब खत्म हो जाती है वो रेती बन जाती है। तो पर ऐसी लकड़ी नहीं है, वहाँ पर जो प्रयोग होने वाली लकड़ी थी वो जैसे मान लो बहुत सालों तक यानी हज़ारों सालों तक चलने वाली लकड़ी थी। ऐसी लकड़ियाँ उनकी नालियाँ बना करके और ईंटों की नालियाँ बना करके यानी गंदे पानी की निकासी किया करते थे। और कौन सी सभ्यता से संबंधित है ये? कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं और जिन पर अग्निकुंड यानी चबूतरे जो ऊंचे स्थान जो होते हैं ना, जो अपने जो ग्राउंड लेवल होता है उससे ऊपर जो स्थान होता है उसमें चबूतरे बने हुए थे। चबूतरों में क्या था, इन पर क्या बना हुआ था? अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई थी, बड़े बड़े अग्निकुंड बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हवन की जो क्रिया होती थी या हवन किया जाता था। इसका मतलब है कि हवन किया जाता था परंतु ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त था। तो अपने को ये भी लगता है कि जब अग्निकुंड मिले तो यहाँ पर यानी हवन किया जाता था, हवन का जो सामग्री है यहाँ पर इसमें जलाई जाती थी और इसलिए ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे, ऐसा माना जाता है। तो ये अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कि अग्निकुंड मिले हैं, इसका मतलब ये धार्मिक कार्य भी यहाँ पर हुआ करते थे। एक बात विशेष याद रखना है कि धार्मिक क्रिया से संबंधित तो है, जैसे मान लो कि अग्निकुंड मिले और अग्निकुंड में अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धार्मिक काम होते थे, परंतु ये कौन से देवता को मानते थे या किस ईश्वर को, कैसे भी उनके नाम कोई अपने को अपने अता पता नहीं है उनके बारे में। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि धार्मिक क्रिया तो थी उनकी, परंतु किस देवता के प्रति ये रुझान ज़्यादा था इसके बारे में पता नहीं चला। इसलिए दूसरे टीले के उत्खनन में दुर्ग के अवशेष मिले। दूसरे टीले के उत्खनन में अपने को किससे अवशेष मिले? दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप है। यानी कालीबंगा की नगर, एक तो याद रखना कि नगरीय यानी नगरीय योजना या नगरीय जो कालीबंगा सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। योजना यानी जो है अपने को कैसी मिली है? ये सिंधु सरस्वती सभ्यता इनके काल की मिली है, इनके समरूप ही दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुते हुए अपने खेत कृषि भूमि के साक्ष्य, यानी इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में ये बात हो रही है? दूसरे टीले के उत्खनन में। दूसरा टीला था जो किस में था? पूर्व हड़प्पा काल में था, यानी हड़प्पा से भी पूर्व था। इसलिए अपने कह सकते हैं कि दूसरे टीले की बात हो रही है, नगर की बात हो रही है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुते हुए खेत। जुते हुए खेत का मतलब ऐसे जुताई करते थे खेत की, ठीक है। उसके बाद में फिर आज अपने करते हैं ना, आज अपने करते हैं ऐसे खेत की जुताई करते हैं, ऐसे अपने ट्रैक्टरों से यानी जो जुताई करते हैं, उसके बाद में फिर ऐसे करते हैं। अब ऐसे करते थे, ये जुताई हो रही है ना खेत की। अब खेत की जुताई जो ऐसे किया करते थे उस टाइम भी, यानी ऐसे, तो ऐसे जो खेत की जुताई ऐसे करके और इस तरीके से यानी जो समकोण पर जो सारी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं जो है ना वो समकोण पर काटे, ऐसी जुताई उस टाइम में, यानी उसको अपने बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं? यानी जुताई आड़े तिरछे यानी ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी। और ये प्रथम प्रमाण अपने को मिले हैं जुते हुए खेत के, ये मिले हैं कालीबंगा से। किससे मिले हैं? कालीबंगा से। तो कृषि भूमि या जुते हुए खेत, ऐसे इनके प्रमाण मिले अपने को कालीबंगा से। खेत की जुताई दोहरी की गई थी। देखो अभी मैंने बताया था, ये यानी इकहरी अपने एक साइड में अपने चला दिया ट्रैक्टर या फिर कोई भी अपने जुताई करेंगे तो एक साइड में चला देंगे तो इसे अपने बोलते हैं इकहरी। और इसी तरीके से अपने ऐसे और चला देंगे तो आड़े तिरछे यानी समकोण पर काटेंगे, दूसरी तरफ चला देंगे तो इसे अपने बोलते हैं दोहरी जुताई। तो जुताई कैसी थी? दोहरी जुताई की गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक ही खेत में एक बार में दो फसलें, एक ही खेत में एक बार में दो फसलें संभवतः यानी गेहूं और जौ, ऐसे यानी संभवतः गेहूं और जौ उगाना जानते थे, ये प्रमाण मिले हैं अपने को। तो दो फसलों के प्रमाण, दो फसलें उगाने के प्रमाण अपने को मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मिले कालीबंगा से। और खेत जुताई वाले ये भी प्रमाण कालीबंगा से। बेलनाकार तंदूर के प्रमाण यानी बेलनाकार तंदूर और बेलनाकार मोहर, ये भी प्रमाण, इसके साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिले हैं? ये भी कालीबंगा से। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण और हाथी दांत का कंगा और मिट्टी के बर्तन और कांच की मणियां और खिलौने मिले हैं। ये सारे के सारे कालीबंगा से मिले। बेलनाकार मोहर और तंदूर याद रखना, ये प्रश्न मतलब बन सकता है। और किसी भी यानी सभ्यता में विशेषता नहीं है। कौन से वाली? ये वाली। जैसे मान लो कि बेलनाकार तंदूर वाली और बेलनाकार मोहर वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कालीबंगा सभ्यता में मिली है। फिर बात आती है ये कौन सी थी? ये यानी हड़प्पा पूर्व, यानी पूर्व हड़प्पा की बात थी सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काल इसमें आता है हड़प्पा कालीन संस्कृति। इसमें पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत निचले टीले को गड्डी क्षेत्र कहते हैं। तो यानी पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत निचले टीले को अपने किस नाम से जानते हैं? दुर्ग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, और बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को देखो, पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत निचले नहीं है, यहां पर ऊंचा लिखना है, ऊंचे टीले को, ठीक है। तो ध्यान रखना भी थोड़ा सा, ये निचले नहीं है, यहां पर ये काटना है इसको। ऊंचे जो टीला था उसको अपने बोलते हैं दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बड़े अपेक्षाकृत निचले टीले को अपने, निचला टीला जो है ना उसको अपने बोलते हैं नगर क्षेत्र कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी, इससे सिद्ध होता है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। इसलिए ये सारी नगरीय प्रधान सभ्यता के बारे में प्रश्न यानी कोई ऑप्शन आ जाए तो ऐसा अपने कालीबंगा की सभ्यता में याद रखना है। सड़कें यहाँ पर कैसे हुआ करती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। आज जैसे मान लो कि ये सड़कें बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, और उसके बाद में ऐसे चौराहे पर यह चौराहा बनता है, ऐसे काटती है सड़कें, और बहुत सारी सड़कें ऐसे निकलती हैं, उसके बाद में ऐसे भी निकलती है, कोई सड़कें ऐसे काटती भी है। तो ये सारी एक दूसरे को कैसे, ये मुख्य सड़क मान लो, ये मुख्य सड़क है, और ये मुख्य सड़क में से इधर निकलने वाली या कोई और एक मुख्य सड़क आ गई, तो इसमें से ये किस पर काटती थी, ये समकोण पर काटती थी। और भवनों की छतें लकड़ी की बालियों या मिट्टी से बनाई जाती थी, लकड़ी की बल्लियां या फिर मिट्टी से बनाई जाती थी। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान में तंदूर के समान है। अब देखो चूल्हे जो है वर्तमान में अपने वर्तमान में तो चूल्हे ही छोड़ दिए, ठीक है। आजकल तो वर्तमान में क्या है कि जैसे चूल्हे उनके तो चेंज ही हो गए, जैसे गैस चूल्हे बस ये चल गए, और वर्तमान में जो अपने जो चूल्हे थे मिट्टी वाले चूल्हे उनका यूज करते थे। और चूल्हे वर्तमान में तंदूर, यानी वर्तमान में तंदूर जो होता है ना उस तंदूर के समान पहले चूल्हे हुआ करते थे, तो बड़े बड़े, ठीक है। तंदूरों की प्रथा, इस सभ्यता का संबंध यानी ईरान, अगर तंदूरों की प्रथा की बात करें, तंदूरों की प्रथा के बारे में बात करें तो ये कहाँ से आई, ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का द्योतक है। यानी इनका संबंध जो है ना ईरान और पश्चिमी एशिया से। अगर मान लो कि ये लोग कालीबंगा के लोग जो है ना वहाँ जाते थे, कहाँ पर, ईरान जाते थे, उसके बाद में पश्चिमी एशिया में जाते थे, और वहाँ से ये जो प्रथा थी तंदूरों की ये वहाँ से लेके आए थे, इसलिए उनका संबंध वहाँ भी बताया जाता है। और यहाँ 3 प्रकार की समाधियाँ मिली है, कब्रें मतलब 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं, और जिसमें शव का सिर उत्तर, यानी शव जो था, अब जैसे मान लो कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो इसलिए ये शव है, ठीक है। और शव का सिर जो था वो उत्तर में, यानी जैसे मान लो कि शव का सिर उत्तर की तरफ रख करके गाड़ते थे और इसको गाड़ देते थे, ठीक है। और साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी, यानी एक बच्चा जो है ना उसके कंकाल की खोपड़ी मिली है, तो खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का, यानी मस्तिष्क, यानी अपने कहते हैं कि 6 छेद मिले, इसका मतलब छेद तो ऐसे तो किया नहीं है, परंतु छेद किए हैं तो इसका मतलब इलाज किया होगा, इसलिए वो छेद किए होंगे। तो ऐसे है कि आज वर्तमान में इतने जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं वो भी अपने खोपड़ी का इलाज नहीं कर सकते, परंतु इतने साल पहले यानी वो खोपड़ी की यानी मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के लिए प्रमाण, यानी इलाज किया होगा, ऐसा प्रमाण वहाँ से अपने को मिला है। मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का जो प्रमाण वो मिला है, इसका मतलब खोपड़ी में 6 प्रकार के छेद थे, यानी ये खोपड़ी है मान लो, ठीक है, इसमें 6 यानी छेद मिले हैं, इसका मतलब कोई ऑपरेशन किया होगा या शल्य चिकित्सा की होगी। तो इसलिए शल्य चिकित्सा के अगर बारे में पूछ लिया जाए ना, शल्य चिकित्सा के बारे में पूछ लिया जाए तो शल्य चिकित्सा का मतलब यहाँ पर जो ऑपरेशन सिस्टम हुआ करता था वो मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए ये भी अपने को कहाँ से मिला है, ये कालीबंगा से मिला है, मस्तिष्क वाला। यहाँ मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिली, पहले मैंने बताया था कि यहाँ देवताओं से संबंध यानी अग्निकुंड के हवन जो सामग्री है वो तो मिली है, परंतु यहाँ देवताओं के नाम या फिर जो मोहनजोदड़ो में ऐसे पूजा होती थी, लिंग की पूजा होती थी और मातृशक्ति की पूजा हुआ करती थी, आदि की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली हैं। एक तो अपने कहते हैं कि जैसे मान लो कि मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है, और जब हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में ऐसी मूर्तियां मिलती है, किसकी, लिंग की या फिर मातृशक्ति पूजने की अगर मूर्तियां मिलती है, तो इसका मतलब है कि उनसे संबंधित है, तो यहाँ पर भी मिलनी चाहिए, परंतु यहाँ पर नहीं मिली है। और जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना यानी देवता संबंधी, इसका मतलब जब नहीं मिली है यानी अग्निवेदियां मिली है, इसका मतलब धार्मिक कार्य हुआ करते थे, परंतु जब अपने को मूर्तियां नहीं मिली है, इसका मतलब यहाँ पर कोई देवता नहीं था, यहाँ पर कोई देवता, एक विशेष देवता नहीं था, इसलिए धार्मिक भावना यानी भावना
धार्मिक कार्य तो होते थे, परंतु धार्मिक भावना का मतलब किस भाव से वो धार्मिक क्रिया करते थे, यानी देवता संबंधी जो है ना, वो नहीं मिले, उनका पता नहीं है, उनका पता नहीं चल पाया। और यहाँ की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहाँ की लिपि कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। जैसे मैं ये दाएं से, इधर ये दाएं है और इधर ये बाएं है, ऐसे मैं लिखूंगा तो ऐसे ये दाएं से बाएं है, ये लिपि लिखी जाती थी, यानी प्रतीत होती है। और यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, खिलौना बैलगाड़ी भी मिली है, हवन कुंड भी मिले हैं, और लकड़ी की नाली अथवा विशेष यानी आदि विशेष उल्लेखनीय चीजें यहाँ पर मिली हैं। अब अपने बात हो गई है बागोर की और कालीबंगा की, दोनों की बात हो गई है और सारी चीजें पढ़ ली है। और पढ़ने के बाद में अपने को, यानी जैसे मान लो कि कुछ चीजें पहले बागोर में पढ़ ली थी वो भूल गए, और भूलने के बाद में एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीजों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और 1 मिनट का काम है सिर्फ, तो रिवीजन करेंगे। अपने बात करते हैं कालीबंगा की खोजकर्ता की। तो बताओ कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? तो अपने कह सकते हैं, इधर लिख देते हैं, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कब? 1952 में, ठीक है, या 51 में। कालीबंगा के उत्खननकर्ता के बारे में अपने बात की थी, बीके थापर। बीके थापर, या अपने बीके थापर बोल देंगे, या फिर बीबी लाल, बीबी लाल, लाल कलर कर लेते हैं, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। और बागोर सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो वीएन मिश्र और डॉक्टर एलएस लेसनी। याद रखना भी, बागोर सभ्यता के यानी खोजकर्ता के बारे में वीएन मिश्र और डॉक्टर एलएस लेसनी। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा में। कहां पर? कालीबंगा में। ये लोग कालीबंगा, ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में। महासतियों का टीला किसे, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बागोर सभ्यता, ठीक है। लकड़ी व ईंटों की नालियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से, देखो इधर लिख देते हैं। सबसे प्राचीन पशुपालन अस्थियों के प्रमाण बागोर से। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कालीबंगा से। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा गया? बागोर सभ्यता से, बागोर सभ्यता को। दोहरी सुरक्षात्मक प्रणाली कालीबंगा से, यानी परकोटे की दोहरी सुरक्षात्मक प्रणाली थी, दीवार बनी हुई थी, परकोटा बना हुआ था, तो इसलिए इसको अपने बोले कालीबंगा, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया आपका, यानी ब्रीफली रिवीजन यानी हो रहा है दोबारा। सारी चीजें जो अपने पढ़ चुके हैं ना, उसको एक बार याद कर लेते हैं। मोतियों के आभूषण, देखो मोती के आभूषण कहां से अपने बात की थी? बागोर सभ्यता से। कहां से की थी? बागोर सभ्यता। देखो आभूषण वाली सभ्यता कौन सी है? बागोर सभ्यता। ग्रिड पैटर्न पर खेती कालीबंगा से। तांबे की सुई के प्रमाण, तांबे की सुई के प्रमाण ये अपने को मिले बागोर सभ्यता से। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से। अपने निवास पर दफनाया गया मृत शरीर का ढांचा, ये अपने टांगे मोड़ दी जाती थी, ऐसे में तो अपने शोक के बारे में पढ़ा ना, तो ये जो अपने निवास पर दफनाया गया मृत शरीर का ढांचा, ये बागोर से। बेलनाकार तंदूर के प्रमाण, बेलनाकार तंदूर ये कहां से सीख के आए थे? ईरानियों से या फिर पश्चिमी एशिया से सीख के आए थे, इसलिए इसको अपने बेलनाकार तंदूर के बारे में बात की थी। बेलनाकार मोहर के बारे में बात की थी, ये कहां से, इसकी विशेषता है ये कालीबंगा से। राजस्थान में पाषाणकालीन हस्तकुठार कहां से मिले हैं? तो पाषाणकालीन हस्तकुठार जयपुर से और प्लस इंद्रगढ़ की भी बात हुई थी। जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन और कैल्सिडोनी पाषाणों से बने उपकरण किस काल से संबंधित है? बताओ, ये सारे पाषाण के नाम है, इसलिए कौन से काल से संबंधित है? ये है अपने पाषाणकालीन है। और दूसरी बात है ये कि मध्य पाषाणों से। ये कौन से? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इसलिए मध्य पाषाण काल से। किराड़कोट, चीथवाड़ी, ये सभ्यता कहां पर है? ये है अपने जयपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। कोल माहौली, ये सवाई माधोपुर में। मल्ला है, ये भरतपुर में।
भरतपुर में। टाटानगर किसको बोलते हैं? रेड को बोलते हैं। रेड का प्राचीन नाम टाटानगर, रेड, टोंक में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है? जयपुर में। और नगरी, देखो नगरी तो है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, और नगर है अपने टोंक में। सोंथी सभ्यता ये है बीकानेर में, ठीक है, और बड़ोपल या बड़ा पोल ये हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और धूप से पकी ईंटों के प्रमाण कालीबंगा से मिले थे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया? तांबे का। खोपड़ी में 6 छिद्र के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, खोपड़ी में 6 छिद्र के प्रमाण बच्चे की खोपड़ी में, ये कहां से मिले? कालीबंगा से, कालीबंगा से। लो भी रिवीजन होगी है सारी अपने बात, यानी लगभग यानी बागोर से चले थे और बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी है। उन सभी के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए सारी चीज़ें पढ़ ली है और एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, एक भी पर्सन लाइन ऐसा नहीं है जो छूट गया होगा। ऐसा पर्सन यानी पाषाण युग से लेकर के बागोर सभ्यता की बात कर ली अपने पूरी की पूरी। और एक ऐसे नहीं है कि एक किताब से को देख लिया और उसके बाद फिर अपने बात कर ली, ऐसे नहीं है कि सारी किताबों से, यानी 5-6 किताबें हैं ना, उनसे अपने यानी जो ढूंढ के पर्सन कर लिए और करने के बाद में आप तक ये सारी PDF बना करके और पहुंचा दी। और ये सारी PDF अगर आप अगर नोट करते हो तो सबसे बढ़िया बात है, अगर नए भी करो तो आपको PDF यानी अभिनव करियर अकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है ना उस पर मिल जाएगी। अभिनव करियर अकेडमी लिखोगे आप बिना स्पेस दिए और इसमें टेलीग्राम चैनल आएगा, अपना जो ये लोगो आ जाएगा, इस लोगो के बारे में आप अच्छी तरीके से देख लो। ये लोगो आ जाएगा, AC लिखा हुआ, और ये लोगो आ जाएगा। उसके बाद में ये ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको PDF मिल जाएगी। और पहले वाली जो वीडियो है उनकी PDF वहीं भेजी हुई है, आपको लिखने की या ऐसे कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी है कि आपको यानी 5-5, 6 किताबें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको यानी इस वीडियो के माध्यम से सारी आप रिपीट करो, रिकॉल कर लो, प्रश्नोत्तर कर लो, ये सारे और आपकी याद हो जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाएगा अच्छे से इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। ये सारी अपनी चीज़ें पढ़ लिए, ठीक है, और अच्छे से अध्ययन किया, कोई भी चीज़ ऐसी छूटी नहीं है। मेरा पूरा प्रयास इसमें रहा है। और आगे अपने बात करेंगे अभिनव करियर अकेडमी जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए भी अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी बात तो ये है ताकि हमारा हौसला बना रहे और आगे से आगे यानी आपके लिए जो जितना भी यानी कंटेंट है वो पहुंचाते रहें। और आप देखते हो परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। इंटरेस्ट लो भी, इसमें बहुत सारा मैटर इसमें मिलेगा आपको और बहुत सारी चीज़ें यानी इतनी मेहनत करके आप तक पहुँचाई जाती है, तो आपको यानी इस तरीके से यानी देखने के बाद में भी आप मतलब इग्नोर करते हो। तो यानी लाइक भी करो, अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करो और यानी इसको अच्छे से इसको यानी इंक्रीज करने के लिए आप मेहनत करो आप भी, ठीक है भी। और अगला अपने लेके आएंगे, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी, आहड़ वाली पढ़ेंगे और बालाथल वाली पढ़ेंगे और गणेश्वर पढ़ेंगे और रंग महल पढ़ेंगे, फिर गिलून सभ्यता पढ़ेंगे, ओजियाना सभ्यता पढ़ेंगे और लाछुरा सभ्यता ये भी पढ़ेंगे। इन सभी का अध्ययन करते हुए आगे अपने इस टॉपिक को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे, बहुत सारे प्रश्न बने हैं इसके और ये लगभग 4-5 वीडियो में पूरी होगी ये क्लास, यानी ये जो सभ्यता वाली क्लास है। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। और इसी के साथ अपने ये क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।